जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो 160 साल से भी ज्यादा पुराना हो, अंग्रेजों के जमाने का, और वो आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर अब भारत ने इसी पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहेंगे, ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में अपराध और इंसाफ को देखने का नजरिया बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो सवाल यही उठता है कि 150 साल से भी ज्यादा पुराने कानून को हटाकर जो ये नई रूल बुक आई है, आखिर इसके अंदर है क्या? चलिए आज इसी की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें नया क्या है और ये जानना जरूरी क्यों है। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये नया कोड है क्या चीज, फिर देखेंगे कि इसकी पहुंच कहां तक है। इसके बाद हम इसकी भाषा के कुछ जरूरी शब्दों को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये कानून जिम्मेदारी कैसे तय करता है, और आखिर में अपराध और उसकी सजाओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। भारतीय न्याय संहिता 2023 अब हमारे देश में अपराधों से जुड़ा हुआ मुख्य कानून है। एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ पुराने आईपीसी का कोई अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत के कानूनी ढांचे की नींव में एक बड़ा बदलाव है जो पुराने कानूनों को मिलाकर और सुधार कर बनाया गया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है और कानून की पहली ही धारा ये बात एकदम क्लियर कर देती है कि यह भारत के अंदर रहने वाले हर एक इंसान पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब ये कानून बताता है कि कौन सा काम अपराध है और उसके लिए सजा क्या मिलेगी। अब एक दिलचस्प बात जो इस कानून को वाकई खास बनाती है, वो है इसकी पहुंच। बीएनएस की ताकत सिर्फ भारत की सरहदों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं आगे तक जाती है। कानून की धारा 15 में 3 ऐसे खास हालात बताए गए हैं जहां ये भारत के बाहर भी लागू हो सकता है। पहला, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। दूसरा, भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या हवाई जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति। और तीसरा, कोई भी ऐसा इंसान जो विदेश में बैठकर भारत के किसी कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करता है। इस बात को कानून में दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक भारतीय नागरिक है जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में मर्डर कर देता है। बीएनएस के तहत अगर वो इंसान भारत में कहीं भी मिल जाता है तो उस पर यही मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सजा भी दी जा सकती है। ये दिखाता है कि ये कानून अपने नागरिकों का पीछा दुनिया में कहीं भी कर सकता है। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी भाषा और उसके शब्दों के सही मतलब जानना बेहद जरूरी है। बीएनएस की जो धारा 2 है, वो इस पूरे क्रिमिनल कोड के लिए एक तरह से ऑफिशियल डिक्शनरी का काम करती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बालक की परिभाषा बहुत सीधी और सरल है, कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। कानून में लिंग या जेंडर को परिभाषित करते हुए साफ लिखा है कि जहां भी वह यानी ही शब्द का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये कानून को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक और मॉडर्न बदलाव दस्तावेज की परिभाषा में देखने को मिलता है। इसमें साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि ये कानून आज के डिजिटल जमाने की हकीकत को न सिर्फ समझता है बल्कि उसे अपना भी रहा है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये कानून सोचता कैसे है। मतलब ये अपराध और अपराधी को किस नजरिए से देखता है। धारा 3 में कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जिन्हें आप इस कानून का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जो पर्दे के पीछे हर अपराध पर लागू होते हैं। यहाँ 2 बुनियादी बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहली, कार्य का मतलब सिर्फ कुछ करना ही नहीं बल्कि कुछ ना करना भी हो सकता है अगर वो आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी तो। और दूसरा, सामान्य इरादा, जिसका मतलब है कि अगर कई लोग एक ही इरादे से मिलकर कोई जुर्म करते हैं तो वो सभी बराबर के जिम्मेदार माने जाएंगे। इस बात को एक कहानी से समझते हैं जो कानून में ही दी गई है। मान लीजिए 2 जेलर हैं, ए और बी, और उनकी जिम्मेदारी है एक कैदी जेड की देखभाल करना। अब देखिए, दोनों का इरादा है कि जेड की मौत हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी के वक्त दोनों जानबूझकर जेड को खाना नहीं देते। नतीजा, जेड भूख से मर जाता है। अब कानून की नजर में क्या होगा, ए और बी दोनों ही हत्या के दोषी माने जाएंगे, भले ही उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं किया। उनकी जो अवैध चूक थी, यानी जो काम उन्हें करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, वही उनका जुर्म बन गया। चलिए
अब इस कानून के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सजा। बीएनएस का चैप्टर 2 हमें ये बताता है कि किसी भी आपराधिक काम के नतीजे क्या होंगे। तो नए बीएनएस के तहत अब कुल 6 तरह की सजाएं दी जा सकती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, पुराने आईपीसी में 5 तरह की सजाएं थी। बीएनएस इसमें एक नई सजा को जोड़ता है और वो है कम्युनिटी सर्विस, यानी सामुदायिक सेवा। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है जो सजा के जरिए सिर्फ दंड देने के बजाय सुधार पर भी जोर देता है। तो ये हैं वो 6 आधिकारिक सजाएं। पहला, मृत्युदंड। दूसरा, आजीवन कारावास। तीसरा, कारावास जो कठोर या सरल हो सकता है। चौथा, संपत्ति की जब्ती। पांचवा, जुर्माना। और छठा, जो नया जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा। और बीएनएस सजा को लेकर काफी लियादत भी है। जैसे ये एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर भी सख्त सीमाएं लगाता है। जेल की कुल सजा के हिसाब से ये तय किया गया है कि किसी को ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक अकेले रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो हमने क्या देखा? एक नया कोड, कम्युनिटी सर्विस जैसी एक नई सजा और डिजिटल इंडिया के लिए अपडेट की गई परिभाषाएं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये नई कानूनी नींव हमारे देश में न्याय के पूरे सिस्टम को आने वाले समय में कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। चलिए, आज भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत बड़े मील के पत्थर को समझते हैं। हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की, वो नया कानून जो हमारे देश में जुर्म और सजा की परिभाषा को पूरी तरह से बदल रहा है। जरा सोचिए, 160 साल से भी ज्यादा, इतने लंबे समय तक भारत में अपराध क्या है ये सिर्फ एक कानून तय करता था। वो कानून हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद था। लेकिन अब वो इतिहास बन चुका है। इंडियन पीनल कोड 1860 जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, अब उसकी जगह ले ली है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। कह सकते हैं एक नए भारत के लिए एक नया क्रिमिनल कोड। तो सवाल ये है कि आखिर इस नई कानूनी किताब के अंदर है क्या? चलिए पन्ने पलटते हैं और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये नया कानून यानी बीएनएस आखिर लागू किस पर और कहां-कहां होता है? इसका दायरा क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है इसकी पहली ही धारा में। देखिए, बीएनएस का दायरा सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही नहीं है। अगर कोई भारत के अंदर जुर्म करता है तो उस पर तो ये लागू होगा ही, लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में कोई जुर्म करे तो भी बीएनएस उस पर लागू होगा। इतना ही नहीं, भारत में रजिस्टर्ड किसी जहाज या प्लेन पर या फिर भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाने वाले पर भी यही कानून लागू होता है। कानून खुद इसका एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण देता है। मान लीजिए ए नाम का एक भारतीय नागरिक है जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में मर्डर कर देता है। बीएनएस के मुताबिक जब भी वो भारत में मिलेगा उस पर यहीं की अदालतों में केस चलेगा और उसे सजा भी यहीं हो सकती है। ये दिखाता है कि न्याय की पहुंच कितनी लंबी है। अब बात करते हैं शब्दों की। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। बीएनएस की जो धारा 2 है वो एक तरह से इस कानून की अपनी डिक्शनरी है, ताकि हर शब्द का एक ही और बिल्कुल साफ मतलब निकले। कुछ परिभाषाएं तो एकदम सीधी और साफ हैं, जैसे कि बालक किसे कहेंगे। कानून कहता है 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक है। सीधी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यहीं पर हमें इस नए कानून की आधुनिक सोच की एक झलक मिलती है। जेंडर या लिंग की परिभाषा को देखिए। ये साफ कहता है कि कानून में जहां भी ही यानी वह सर्वनाम का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है कि कानून कैसे वक्त के साथ कदम मिला रहा है। पहले दस्तावेज का मतलब सिर्फ कागज होता था, लेकिन अब इसकी परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल कर लिया गया है। भाई, आज की डिजिटल दुनिया के लिए ये बेहद जरूरी भी था। अच्छा, अब बीएनएस की आत्मा में उतरते हैं, यानी इसके काम करने का मूल सिद्धांत क्या है। इसकी धारा 3 को आप इस पूरे कानून का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। इसी के आधार पर बाकी सारे अपराध तय होते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई जुर्म एक अकेला इंसान नहीं बल्कि कई लोग मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ करें? तब जिम्मेदारी किसकी होगी?
इसका जवाब साझा इरादे के सिद्धांत में है। मतलब अगर कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई आपराधिक काम करते हैं तो कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति उस काम के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वो जुर्म अकेले किया हो। इसे ही कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो कानून में ही दिया गया है। मान लीजिए ए और बी मिलकर जेड को जहर देकर मारने की साजिश करते हैं। वो अलग अलग समय पर जहर की छोटी छोटी डोज देते हैं और जेड की मौत हो जाती है। अब भले ही उनके काम अलग अलग थे पर इरादा तो एक ही था, इसलिए कानून के हिसाब से दोनों ही हत्या के दोषी माने जाएंगे। एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है कि कभी-कभी कुछ ना करना भी एक जुर्म हो सकता है। बीएनएस कहता है कि अगर किसी काम को करने की आपकी कानूनी जिम्मेदारी है और आप जानबूझकर वो काम नहीं करते हैं तो आपका वो ना करना भी एक आपराधिक काम माना जा सकता है। जेलर वाला ये उदाहरण थोड़ा परेशान करने वाला है, पर ये इस सिद्धांत को एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए ए और बी दो जेलर हैं। वो जेड नाम के एक कैदी को मारना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी अपनी ड्यूटी के दौरान जानबूझकर उसे खाना नहीं देते। नतीजा, जेड भूख से मर जाता है। यहाँ ए और बी दोनों जेड की हत्या के दोषी हैं। उनका खाना ना देना एक अवैध चूक थी जिसे हत्या के बराबर माना गया। तो अपराध और उसके सिद्धांतों की बात हो गई। अब आते हैं नतीजों पर, यानी सजा। बीएनएस में किस किस तरह की सजाओं का प्रावधान है? बीएनएस में कुल 6 तरह की सजाओं के बारे में बताया गया है। ये 6 सजाएं हैं। मौत की सजा, आजीवन कारावास, फिर आता है कारावास जो या तो कठोर हो सकता है या साधारण। इसके बाद है संपत्ति जब्त करना, जुर्माना और आखिर में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। ये पुराने कानून के मुकाबले एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। अब ये कठोर और साधारण कारावास में फर्क क्या है? ये बहुत आसान है। कठोर कारावास का मतलब है जेल में रहने के साथ साथ सख्त मजदूरी भी करनी होगी, और साधारण कारावास का मतलब है सिर्फ जेल में रहना, कोई मजदूरी नहीं। तो कुल मिलाकर 160 साल पुरानी एक औपनिवेशिक कानून की जगह एक नया कानून लाना और उसमें कम्युनिटी सर्विस जैसी नई सोच को शामिल करना, इन सब से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत में न्याय का मतलब ही धीरे धीरे बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।